तो इस पॉइंट तक हमने बात की पॉपुलेशन का बिहेवियर, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन कैसे कम होती है, और सारे वो फैक्टर्स जिनके जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। अब हम एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को या तो रोक सकता है या फिर उसे ग्रो करने दे सकता है, और वो फैक्टर है कंपटीशन। और मैंने पहले प्रेडेशन का भी जिक्र किया था। तो प्रेडेशन और कंपटीशन दोनों ही पॉपुलेशन की ग्रोथ के तरीके को बदल सकते हैं। सही है ना? क्योंकि अगर शिकार और शिकारी दोनों हैं, प्रेडेशन में क्या होता है, शिकार और शिकारी दोनों होते हैं। अब देखो, शिकारी शिकार को मारता है ना? तो लोटका वोल्टेरा में दो मॉडल्स होते हैं। लोटका वोल्टेरा में एक प्रेडेशन प्रे मॉडल भी है और साथ ही एक कंपटीशन मॉडल भी है। ओके, हम दोनों मॉडल्स देखेंगे। प्रेडेशन प्रे मॉडल बहुत ही आसान है, सीएसआईआर इसमें से सवाल नहीं पूछता। सीएसआईआर कंपटीशन मॉडल में से सवाल पूछता है। आओ देखें। तो प्रेडेशन प्रे मॉडल में सिंपल बात यह है कि हमारे पास एक शिकारी है और एक शिकार भी है। शिकारी शिकार को खा जाता है। मान लो खरगोश शिकार है और वन बिलाव एक शिकारी का उदाहरण है। तो वन बिलाव एक खरगोश को खा गया। तो अब क्या हुआ? अब खरगोश की पॉपुलेशन कम होगी और इसी के साथ वन बिलाव की पॉपुलेशन भी कम होगी। तो जो हम क्लियरली देख सकते हैं वो ये है कि खरगोश की पॉपुलेशन कर्व यहां पे बढ़ रही है, जो रेड वाली है, और जो ब्लू वाली वन बिलाव की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती है और फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, कुछ इस तरह। तो इस तरह के ग्राफ के साथ शिकारी और शिकार की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिर से समय एक्स एक्सिस पे और संख्या वाई में। पर हम ये देख सकते हैं कि नीला रंग जो है वो शिकारी का है और लाल रंग शिकार का है, और शिकारी के लिए कर्व थोड़ा सा राइट में शिफ्ट है। ये कर्व बस थोड़ा राइट में है। आप यहां अच्छे से देख सकते हो कि जब शिकार की जनसंख्या बढ़ती है तब शिकारी की जनसंख्या भी बढ़ने लगती है, और जब शिकार की जनसंख्या घटती है तो शिकारी की जनसंख्या भी घटने लगती है। तो शिकार और शिकारी के बीच ये डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता देखी जाती है, और ये बात ऑब्जर्व की लोटका और वोल्टेरा ने। उन्होंने ये आइडिया ऑब्जर्व किया कि शिकारी की जनसंख्या शिकार के कम या ज्यादा होने पर निर्भर करता है। यानी सरल भाषा में, अगर शिकार संख्या में ज्यादा होगा तो शिकारी की जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, और अगर शिकार की जनसंख्या नेचर में कम हो रही है तो शिकारी की जनसंख्या भी उसके साथ कम होगी। लोटका वोल्टेरा इक्वेशन एक इकोलॉजिकल प्रेडेटर प्रे मॉडल का वर्णन करता है और इसके फिक्स्ड कांस्टेंट्स होते हैं। लोटका वोल्टेरा कर्व्स के बीच में एक इंटरस्पेसिफिक रिलेशन होता है, आप यहां देख सकते हो। इस केस में हम क्या देखते हैं, ये मॉडल्स और ग्राफ्स अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट किए गए हैं ताकि आप समझ सकें। पर ये वही कॉन्सेप्ट है जहां शिकारी और शिकार की जनसंख्या का मामला है ना? जब शिकार की जनसंख्या ज्यादा होती है तो शिकारी की भी ज्यादा होती है। जब शिकार की जनसंख्या घटती है तो शिकारी की भी घटती है। तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी, दोनों सही है। ठीक है, ये हो गया प्रेडेटर प्रे मॉडल। अब इसने क्या कहा है, ये यहां सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रेडेटर प्रे मॉडल में ये कहा गया है, जब एक प्रकार की शिकार बढ़ते हैं तो शिकारी प्रजाति की संख्या भी बढ़ती है। जब एक शिकारी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है तब शिकार तेजी से खत्म होने लगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शिकारी शिकार को खा जाता है। जब शिकार कम हो जाता है तो शिकारी भी कम होता है। आखिर में वो अपनी जनसंख्या को बैलेंस कर लेते हैं, यानी एक जनसंख्या संतुलन बना लेते हैं, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। बस ये इतना ही है। तो लोटका वोल्टेरा का प्रेडेटर प्रे मॉडल बहुत सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमेशा शिकारी की जीत होती है और शिकार की मौत होती है, जिसे आप नुकसान भी कह सकते हो। लोटका वोल्टेरा मॉडल का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट तब आता है जब कंपटीशन होता है। जब दो ऑर्गेनिजम्स या जानवरों के बीच कंपटीशन का अनुमान होता है तो वो हो सकता है एक ही स्पीशीज का मेंबर हो या किसी और स्पीशीज का भी। आखिर में दो पॉपुलेशंस का मामला है, दो अलग पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर एक ही पॉपुलेशन के बीच में इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है।
अब कंपटीशन मॉडल में लोटका वोल्टेरा ने कहा है, लोटका वोल्टेरा इक्वेशन एक पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करता है जहां एक दूसरी कंपेटिटिव पॉपुलेशन भी पहले से ही मौजूद हो। अब देखो, मान लो ये है जनसंख्या 1 है और ये है जनसंख्या 2। तो हम इस जनसंख्या 1 की वृद्धि को माप सकते हैं जनसंख्या 2 के प्रेजेंस में। चलो मान लो जनसंख्या 2 ने जनसंख्या 1 पर बुरा प्रभाव डाला है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कंपटीशन मतलब हमेशा बुरा प्रभाव। तो जनसंख्या 2 ने 1 पे बुरा प्रभाव डाला है। फिर भी हम कंपीटिटिव स्पीशीज जनसंख्या 2 के प्रेजेंस में जनसंख्या 1 का ग्रोथ रेट मेजर कर सकते हैं, और हम जनसंख्या 2 की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं जनसंख्या 1 के प्रेजेंस में, या फिर जनसंख्या 1 की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं जनसंख्या 2 के प्रेजेंस में। यानी जनसंख्या 2 की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं जनसंख्या 1 के प्रेजेंस में, और जनसंख्या 1 की ग्रोथ मेजर कर सकते हैं जनसंख्या 2 के प्रेजेंस में। अब हम इसको मेजर करने की कोशिश करते क्यों हैं, कैसे एग्जैक्टली मेजर होता है, मैं बताता हूं। तो लोटका वोल्टेरा इक्वेशन में हम देखते हैं पहली जनसंख्या के लिए फॉर्मूला। आराम से समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। मान लो ये स्पीशीज 1 है या जनसंख्या 1 है, तो मैं उनका ग्रोथ कुछ ऐसे लिख सकता हूं, dn1/dt है ना। यहां पर n1 है स्पीशीज 1 में इंडिविजुअल्स की संख्या, तो dn1/dt। अब हमारा लॉजिस्टिक्स का ग्रोथ रूल क्या था इस केस में। मान लो जनसंख्या 1 यानी r1 इंटू n1 और फिर ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई k माइनस n1/k। ये था वो फॉर्मूला, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला। लोटका वोल्टेरा के हिसाब से इस फॉर्मूला में एक और कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट है k माइनस n1 माइनस अल्फा n2। तो यहां क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, अल्फा n2। अब यहां n2 का क्या मतलब है, n2 मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्पीशीज 2 या पॉपुलेशन 2। अल्फा क्या है, अल्फा मतलब स्पीशीज 2 का हर एक इंडिविजुअल का क्या असर होता है स्पीशीज 1 की जनसंख्या वृद्धि पर। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्पीशीज 1 का ग्रोथ। तो अब स्पीशीज 1 की ग्रोथ पे कौन इंपैक्ट डालेगा, स्पीशीज 2। तो अल्फा यानी स्पीशीज 1 पे स्पीशीज 2 का अफेक्ट, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा 12, हम इसे अल्फा 12 भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा 12 का मतलब है स्पीशीज 1 का स्पीशीज 2 पर इंपैक्ट। अब अगर इसके साथ में हमको स्पीशीज 2 की ग्रोथ भी पता करनी है, यानी dn2/dt, उसको हम लिखेंगे r2n2 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस n2 अल्फा, और अल्फा के आगे हम लिखेंगे 2 1 बाय के। और सॉरी, एक मिनट रुको, यहां पर n2 माइनस अल्फा 2 वे न आएगा। तो यहां पे अल्फा 2 1 का क्या मतलब है, स्पीशीज 1 का स्पीशीज 2 पे क्या असर पड़ेगा। और कभी कभी उसको बीटा भी लिख दिया जाता है। तो बीटा मतलब स्पीशीज 1 के इंडिविजुअल का इंपैक्ट स्पीशीज 2 पर। मैं बीटा लिखने की जगह प्रिफर करता हूं अल्फा 12 और अल्फा 21, समझने में आसान है। ओके, तो याद रखो अल्फा 12 का क्या मतलब है, स्पीशीज 2 का इंपैक्ट स्पीशीज 1 पर। अल्फा 21 का मतलब है स्पीशीज 1 का इंपैक्ट स्पीशीज 2 पर। और जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, मतलब जब हम लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो देखो तब यहां पर स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट काउंट होता है, लेकिन यहां पर आखिरी इक्वेशन में n2 को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब स्पीशीज 2 से कितने इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि हम यहां पर यह देख रहे हैं कि स्पीशीज 2 का स्पीशीज 1 पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज 2 की जनसंख्या में, उनका काउंट लेना चाहिए, और वो है n2, इसलिए हमने वहां पर n2 को रखा है। बिल्कुल वैसे जब हम स्पीशीज 2 की ग्रोथ काउंट कर रहे हैं तो हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस केस में
हम n1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n2 नहीं बल्कि n1, ठीक है, n2 नहीं n1। क्यों? क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं स्पीसीज 1 का इंपैक्ट स्पीसीज 2 पे, समझे? तो इस बात को अपने दिमाग में रखो। तो मैं ये सब मिटा देता हूं और चलो मैं यहां फिर से लिखता हूं। तो देखते हैं ग्रोथ को g1, ओके, dn1/dt मैं लिख सकता हूं इसे g1 पॉपुलेशन 1 का ग्रोथ रेट। मैं इसे लिखता हूं r1 फिर n1 और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस n1/k, k माइनस n1/k। ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ तक। और अगर यही सेम चीज पॉपुलेशन 2 के लिए लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे r2 n2 k माइनस n2/k। ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से। अब उसका असर, इंपैक्ट को हम लिखेंगे अल्फा। तो हम देख रहे हैं स्पीसीज 1 की ग्रोथ, तो इसका मतलब है कि स्पीसीज 2 का इंपैक्ट 1 पे है ना। तो अल्फा 12 इंटू n2, क्योंकि हम देख रहे हैं स्पीसीज 2 का इंपैक्ट स्पीसीज 1 पर, यही हम मेजर कर रहे हैं। और यहां माइनस अल्फा 2 1, स्पीशीज 1 का इंपैक्ट स्पीशीज 2 पर इंटू नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि प्रेजेंट है n1 में। ये हैं दो इक्वेशंस लोटका और वोल्टेरा की। अब ये अल्फा 21 को बीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां इस केस में ये लिखा गया बीटा। तो अल्फा 12 कंपिटिटिव इफेक्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये क्या है। तो अब इस इक्वेशन में r जनसंख्या 1 के इंट्रिंसिक रेट के कांस्टेंट है, n1 जनसंख्या 1 का इनिशियल नंबर है, n2 जनसंख्या 2 का इनिशियल नंबर है और अल्फा स्पीशीज का इनहिबिटरी इफेक्ट है सेकंड या फर्स्ट पे। यानी अल्फा 12 मतलब 2 का 1 पर इंपैक्ट और अल्फा 21 मतलब 1 का 2 पर इंपैक्ट। सबसे पहले यह आइडिया क्लियर रखो, समझे? अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे के कॉन्सेप्ट्स समझने में मुश्किल होगी। तो अब जनसंख्या 2 के लिए इक्वेशन क्या है हम पहले से ही जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बीटा के बजाय हम इसे अल्फा 21 भी लिख सकते हैं, सही है ना? यहां भी वही चीज है इस इक्वेशन में। बीटा जो है वो है इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 और 2, जिसको हम अल्फा 21 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास लॉटका वोल्टेरा मॉडल के 4 अलग अलग आउटकम्स है। लॉटका वोल्टेरा मॉडल के हिसाब से अगर दो कंपेटिटिव स्पीसीज हैं, दोनों कंपेटिटिव हैं, याद रखना। कंपेटिटिव स्पीशीज का मतलब है कि हम दावा नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दोनों को ही नुकसान होने के चांसेस हैं। तो यहां दो कंपेटिटिव स्पीसीज हैं और इनका कंपटीशन चल रहा है, इसका मतलब है कि 4 आउटकम्स हैं। आउटकम नंबर 1, स्पीशीज 1 जीत गई, 2 हार गई। चलो लिखते हैं, यहां टोटल 4 आउटकम्स होंगे। तो आउटकम नंबर 1 ये है स्पीशीज 1, ये है स्पीशीज 2, समझे? आउटकम नंबर 1 क्या होगा? 1 जीता 2 हारा। आउटकम नंबर 2 होगा कि 1 हार गया और 2 जीता। आउटकम नंबर 3 में क्या होगा? दोनों इक्वल यानी बराबर। और आउटकम नंबर 4 क्या? ये तो यहां हो गया, तो 3 में बराबर और 4 में दोनों जीतेंगे, तो टोटल 4 हैं। तो पहले दो केसेस में एक जीतेगा एक हारेगा, एक केस में दोनों साथ में रहेंगे, यह है कोएग्जिस्टेंस। और तीसरे केस में नन ऑफ देम विल कोएग्जिस्ट, दोनों ही एक्सटिंक्ट होंगे यानी लोकली एक्सटिंक्ट। तो ये है 4 आउटकम्स, ओके। अब हम देखेंगे कि लॉटका वोल्टेरा ग्राफ कैसे हमें यह समझाता है। तो लॉटका वोल्टेरा ग्राफ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ को। हमारे पास n1 है x एक्सिस में और n2 y एक्सिस में। तो देखिए ये है n1 और n2। तो n1 यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जनसंख्या एक के अंदर, और n2 वही सेम चीज है जनसंख्या 2 के लिए। हम k1 को कैरिंग कैपेसिटी के रूप में जानते हैं, जो कि खुद स्पीशीज का नंबर है। तो ये है k1 और ये है k2। तो k2 n2 का हिस्सा है और k1 n1 का हिस्सा है, ये हम जानते हैं। और जब अल्फा और बीटा लागू होता है,
अब याद रखिए बीटा का क्या मतलब है। आपको अल्फा 12 और 21 याद है ना, तो चलिए मैं इस आइडिया को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अल्फा का यहां मतलब है अल्फा 12 और बीटा है अल्फा 21, समझे? तो ये याद रखना। तो और क्या है हमारे पास दो इंटरसेप्शंस हैं, एक है K1 बाय अल्फा और K2 बाय बीटा। K1 बाय अल्फा का क्या मतलब है कि K1 एक इम्पैक्ट है जो हम देखते हैं N2 में, और K2 वो इम्पैक्ट है बीटा के लिए जो दिखता है N1 के साथ। मतलब ये इम्पैक्ट हमें दिखता है जनसंख्या 1 में। अब इससे हमें क्या समझ आया? अगर आप यहां y एक्सिस को ध्यान से देखो तो जो दिख रहा है ये है K1 बाय अल्फा, और यहां इसकी ये वैल्यू K2 से ज्यादा है। ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब ये क्या दिखाता है? ये इंडिकेट करता है कि जब ये होता है K1 बाय अल्फा की वैल्यू जब K2 से ज्यादा होती है तो मतलब अल्फा की वैल्यू कम है। अल्फा की वैल्यू कम होगी तभी K1 K2 से ज्यादा होगा। अल्फा की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही K1 की वैल्यू ज्यादा होगी ना। अभी इस साइड में K2 बाय बीटा और K1 को ध्यान से देखो, यहां अलग है, यहां पर K1 ज्यादा है, यानी K1 K2 बाय बीटा से बड़ा है। तो समझ गए ना आप? तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या समझ आया? इससे समझ आया कि बीटा हाई है यानी बीटा की वैल्यू ज्यादा है। तो इसी ग्राफ से हम क्या समझते हैं कि बीटा जो है वो अल्फा से ज्यादा है ना? तो अगर बीटा अल्फा से ज्यादा है तो फिर यहां पर क्या होगा, बीटा का मतलब क्या है? अल्फा 21। तो अल्फा 21 ज्यादा है अल्फा 12 से, यानी स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 पर जो इंपैक्ट है वो स्पीसीज 2 के 1 पर इंपैक्ट से ज्यादा है। तो स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 के बीच कौन जीतेगा? 1। तो इस केस में स्पीशीज 1 जीत गई और स्पीशीज 2 हार गई, समझे? तो स्पीसीज 2 को हटा दिया जाएगा, स्पीसीज 1 जीत जाती है। और एक और सिचुएशन देखते हैं जिसको हम बोलेंगे केस नंबर 2। फर्स्ट अब एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे? वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। तो यहां देखो K2 की जो वैल्यू है वो K1 बाय अल्फा से ज्यादा है y एक्सिस पर, है ना? यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो कम है, राइट? अगर अल्फा कम है तो क्या होगा? नहीं नहीं, अल्फा बढ़ जाएगा। क्या होगा? अल्फा यहां पर बढ़ जाएगा, अल्फा हाई होगा, है ना? समझ गए? दूसरा दूसरा ये है, यहां पे x एक्सिस पे ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा? K2 बाय बीटा ग्रेटर देन K1। तो देखो बीटा लो है, अगर बीटा लो है तभी तो K2 हाई होगा ना। तो अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, सही है ना? राइट? तो फिर क्या होगा बताइए? स्पीशीज 2 का स्पीशीज 1 पर इंपैक्ट स्पीशीज 1 और 2 के इंपैक्ट से ज्यादा होगा। यानी उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि अल्फा ज्यादा है बीटा से, इसलिए स्पीशीज 1 हारेगी और स्पीशीज 2 जीतेगी। अब ये है एक और सिचुएशन, एक और एग्जांपल जहां हम देख सकते हैं कि ग्राफ कहीं सेंटर में उलझे हुए हैं। अब वो पैरेलल नहीं है। पिछले दो एग्जांपल्स में हम पैरेलल लाइंस देख रहे थे, लेकिन इस एग्जांपल में इस ग्राफ में पैरेलल लाइन नहीं है। फिर से क्या देख सकते हैं? देखो यह K1 बाय अल्फा की वैल्यू K2 से कम है। तो यहां क्या होता है इस केस में? हम कह सकते हैं कि अल्फा ज्यादा है। और नीचे K2 बाय बीटा की वैल्यू लेस देन K1। तो इस स्टेटमेंट को देख के हम क्या कह सकते हैं? बीटा भी ज्यादा है, यानी अल्फा और बीटा दोनों हायर है। तो ये काफी मुश्किल है। तो अल्फा 12 और अल्फा 21 दोनों के चांसेस हाई हैं। स्पीशीज 2 का इंपैक्ट 1 पर और स्पीशीज 1 का 2 पर, दोनों ही बराबर है।
तो दोनों के एलिमिनेट होने के चांसेस हैं। तो यहां पर इस केस में स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं चौथा और आखिरी आउटकम। यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हो, नीचे एक्स एक्सिस में ध्यान से देखो तो K2 बाई बीटा की वैल्यू यहां K1 से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर, यहां पर देखिए इस केस में बीटा की वैल्यू कम है, इसे हम जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वैल्यू लो जरूर है। उसी तरीके से y एक्सिस पे K1 बाई अल्फा K2 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं अल्फा भी लो है। तो अल्फा यानी अल्फा 12 और अल्फा 21 दोनों ही लो हैं या बहुत ही लो है। और ये कितना कम हो सकता है? सबसे लो यानी जीरो तक भी जा सकता है। तो मेन बात ये है, स्पीसीज 2 का 1 पर इंपैक्ट और स्पीसीज 1 का 2 पर इंपैक्ट दोनों ही ना के बराबर है। तो दोनों ही साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इफेक्ट बहुत लो है ना, इसलिए कोएग्जिस्ट करेंगे। जीरो मीन्स थियोरेटिकल। आप कह सकते हो कि ये लीस्ट है, पर दोनों के लिए इफेक्ट लो है। क्योंकि एक प्रिंसिपल भी है जो है गॉसेस प्रिंसिपल या कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें बताया गया है कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स साथ में नहीं रह सकते, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर नीश के लिए कंपीट कर रहे हैं तो दोनों में लड़ाई होगी, और उनकी लड़ाई का नतीजा ये होगा कि एक जीतेगा एक हारेगा, और जो हारेगा वो खत्म हो जाएगा। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद और 2 लेक्चर्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको लॉटका वोल्टेरा के 4 अलग अलग ग्राफ्स के बारे में क्लियर आइडिया हो गया है, क्यों है ना? आज के लिए तो ये लॉटका वोल्टेरा इस आसान हुआ ना। अगले में डे 14 हम एक अलग विषय की बात करेंगे। ये एक टॉपिक तो सिंपल सा है ना। तो आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे प्रोडक्टिविटी के साथ। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? तो हम सबको पता है कि एक इकोसिस्टम में, जैसा हम यहां देख सकते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, पेड़ पौधे सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करके, रोशनी की फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं, और ये खाना प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाता है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि एक 10% एनर्जी रूल होता है, जिसमें सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है। और ये रूल एनर्जी सोर्स यानी सूरज के लिए भी है। बिल्कुल 10% को पहले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि पहला लेवल प्रोड्यूसर्स, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी है क्या? इसे काउंट कैसे करते हैं? ट्रॉफिक लेवल एक पोजीशन है एक फूड चेन में जो डिटरमिन करती है एनर्जी ट्रांसफर्स की संख्या प्राइमरी से करंट लेवल तक। ये है ट्रॉफिक लेवल। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं? पहला लेवल। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड, टर्शियरी कंज्यूमर्स फोर्थ। इन लेवल्स को एनर्जी ट्रांसफर के टाइप्स की तरह जाना जाता है। यानी सूरज से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है फर्स्ट लेवल, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को सेकंड लेवल, ऐसे ही ये चलता रहता है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है एनर्जी का फिक्सेशन इकोसिस्टम में ऑटोट्रोफ्स द्वारा। इसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट में ऑटोट्रोफ्स के थ्रू लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। अब प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट क्या है? एक दिए गए समय के दौरान फिक्स की गई एनर्जी की क्वांटिटी को रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? ऑटोट्रोफ्स द्वारा फिक्स की गई पूरी एनर्जी का अमाउंट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? ऑटोट्रोफ्स के अपने मेटाबॉलिक नीड्स पूरे होने के बाद बची हुई एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। तो ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है टोटल एनर्जी अमाउंट जिसे ऑटोट्रोफ फिक्स करता है। टोटल एनर्जी जो फिक्स होती है फ्रूट्स में, जो फूड उनका प्रोड्यूस होता है। अब वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म पर्पसेस के लिए, अपनी सांस लेने के लिए। उसके बाद बची हुई एनर्जी है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वह चीज है जिससे कंज्यूमर्स एनर्जी पे डिपेंड करते हैं।
कंज्यूमर्स को ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रॉस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन यूनिट का, नेट एक कॉन्स्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन ओवरऑल एनर्जी फिक्स्ड होती है, लेकिन हमें पता है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन से एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज होगी, और जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के लिए बचती है वो ही फिर अगले लेवल्स तक जाती है स्टेप बाय स्टेप, वह है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइमरी प्रोडक्शन के कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं बॉटम अप मॉडल या बॉटम अप इफेक्ट, दूसरे को कहते हैं टॉप डाउन इफेक्ट या टॉप डाउन मॉडल। तो ये सब मॉडल्स क्या हैं? बॉटम अप मॉडल तो हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। ये बेसिकली है लोअर से हायर ट्रोफिक लेवल का यूनिडायरेक्शनल इन्फ्लुएंस, और ये इन्फ्लुएंस बेसिकली आ रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से। सो बॉटम अप यानी कुछ बॉटम में है और वहां से टॉप की डायरेक्शन तक मॉडल। तो बॉटम में होने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी के लिए जो चाहिए वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स है, जैसे कि सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी यानी बारिश, नमी और ऐसी सारी चीजें, मिट्टी, पीएच और सारे फैक्टर्स। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं फूड प्रोड्यूस करने में। तो ये हो गया अपना बॉटम अप मॉडल। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ये सब बॉटम अप मॉडल का एक हिस्सा जो प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो अच्छी सनलाइट, अच्छी बारिश, मॉइस्चर, अच्छी मिट्टी, पीएच और न्यूट्रिएंट्स, सब चीजें जरूरी है ग्रोथ के लिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या हायर प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। टॉप डाउन मॉडल में कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्टिविटी रेगुलेट हो सकता है उन एलिमेंट्स से जो प्रेजेंट है ट्रॉफिक लेवल के ऊपर वाले लेवल्स में, यानी वो जीव जो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में हैं वो प्रोडक्टिविटी को इनडायरेक्टली रेगुलेट कर सकते हैं। और ऐसा करते कैसे हैं? इसको ट्रॉफिक कैस्केड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसका मतलब है कि प्राइमरी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना जो कि ट्रॉपिक लेवल से ऊपर है। तो चलिए सोच लेते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे को स्नेल खा जाता है, स्नेल को मेंढक खा जाता है और मेंढक को लोमड़ी खा जाती है। तो ये है प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है टर्शियरी कंज्यूमर। अब अगर कोई लोमड़ी नहीं है तो क्या होगा? मेंढक की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर मेंढक की जनसंख्या बढ़ जाएगी, स्नेल की जनसंख्या कम हो जाएगी, और नतीजन इसका यह असर होगा कि फिर जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं टॉप डाउन मॉडल या टॉप डाउन इफेक्ट, क्योंकि यहां सबसे ऊपर वाले पार्ट में लोमड़ी मौजूद है और सबसे नीचे वाले पार्ट में प्रोड्यूसर मौजूद है, यानी प्लांट मौजूद है। तो ये है टॉप डाउन इफेक्ट। लेकिन बॉटम अप इफेक्ट हमेशा मौजूद होता है। प्लांट फूड प्रोड्यूस करेगा जमीन से, न्यूट्रिएंट्स से, पानी की अवेलेबिलिटी से या बारिश से। पर टॉप डाउन इफेक्ट भी रेगुलेट करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बॉटम अप इफेक्ट रूल करता है, जैसे मैंने बताया था, केमिकल फैक्टर्स को एक इकोसिस्टम में। टॉप डाउन कंट्रोल करता है कंज्यूमर्स के इन्फ्लुएंसेस को। तो कौन बोला कि कंज्यूमर्स अपने फूड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालते? अरे भाई, कंज्यूमर ही तो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को। वही तो प्रोडक्टिविटी को टॉप से डाउन तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब उनके पास फॉलो करने के लिए एक फूड चेन होती है। तो अगर किसी, मान लो यहां पर अगर इस केस में अगर हम मेंढक को बाहर निकालते हैं तो फिर बातचीत थोड़ी अलग हो जाएगी, है ना? अगर यहां मेंढक ना हो तो क्या होगा? स्नेल की जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर स्नेल की जनसंख्या बढ़ती है तो प्रोडक्शन कम होगा ही होगा, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये था टॉप डाउन इफेक्ट। तो आज हमने डिस्कस किया है इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नए फॉर्मूला, नए टॉपिक्स और कई चीजें। बहुत जरूरी है कि इस यूनिट 10 में आप याद रखें इन सब चीजों को, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है और साथ ही कंसेप्चुअल भी। तो इन्हें याद रखो और साथ साथ इन्हें कहीं पर लिखो भी। और यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बताया है, क्योंकि आपको यूनिट 10 से जून, दिसंबर सब एग्जाम्स में बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा, और अच्छी तैयारी करोगे तो सबका आंसर दे पाओगे।